वजह से यूपी में जान गंवाने वाले लोगों में कई लोग ऐसे भी थे जो अपने पीछे अपने बच्चों को अनाथ छोड़ गए। कोरोना संकट की वजह से बेसहारा हुए ऐसे ही बच्चों के लिए आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल सेवा योजना की शुरुआत कर दी है, जिससे यूपी के 4000 से ज्यादा अनाथ बच्चों का जीवन फिर से संवारा और सुरक्षित हो जाएगा। ये तस्वीर उन नौनिहालों की तकदीर को संवारने, उन्हें तराशने के लिए योगी सरकार की संवेदनशील पहल का एक सबूत है, जिसे आज मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से जमीन पर उतारा। इस दौरान उन्होंने बच्चों को दुलारा, जिनके सिर से कोरोना संकट के दौरान उनके माता पिता का साया उठ गया। 240 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता दोनों को खोया है। 3810 ऐसे बच्चे हैं अपने माता पिता या अपने लीगल गार्जियन को खोया है। प्रदेश के ऐसे ही 4050 बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत अनाथ बच्चों को 4000 रुपये प्रति महीने की मदद दी जा रही है। इसमें 11 से 18 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये शिक्षा अटल विद्यालय कस्तूरबा स्कूल में मिलेगी। वहीं कक्षा 9 या उससे ऊपर के बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। बालिग होने तक उनकी अचल चल संपत्ति की कानूनी रक्षा की भी व्यवस्था है, जबकि बालिग होने पर लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना के दौरान 240 बच्चे जिनके माता पिता दोनों का निधन हो गया, वहीं 3,810 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता या पिता में से किसी एक का निधन हुआ। इन 4050 बच्चों के लिए आज हमारे राज्यपाल महोदय के कर कमलों से पहले 3 महीने का, यानी हर बच्चे को 4000 रुपये हर माह राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। बेशक किसी मुख्यमंत्री और उसकी सरकार की एक गार्जियन की भूमिका भाव विभोर करती है, और इसी को लोकतंत्र का कल्याणकारी स्वरूप भी कहा जाता है, और यही लोकतंत्र का कल्याणकारी स्वरूप है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए जिस तरह का काम किया है, उससे प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक बेहद प्रभावित हैं। पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने कोरोना के खिलाफ जबरदस्त तरीके से जंग लड़ने के लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की जनता का अभिनंदन किया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि उन्हें भी यूपी सरकार से इस मामले में सीख लेनी चाहिए। पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चलने वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार को कोरोना प्रबंधन के मामले में यूपी सरकार से सीख लेनी चाहिए, ताकि महाराष्ट्र के लोगों को भी कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। राम नाईक ने कहा है कि यूपी की जनसंख्या महाराष्ट्र की जनसंख्या के मुकाबले काफी ज्यादा है। बावजूद इसके कोरोना प्रबंधन के मामले में यूपी सरकार ने महाराष्ट्र के मुकाबले ज्यादा असरदार ढंग से काम किया है। देश में 3,11,74,322 लोगों को कोरोना हुआ। वहीं अकेले महाराष्ट्र में 62,20,207 लोग कोरोना से ग्रसित हुए, जो कि महाराष्ट्र की जनसंख्या का 19.95% है। वहीं यूपी में 17,07,884 लोगों को कोरोना हुआ, जो कि यूपी की जनसंख्या का सिर्फ 5.48% है। ये आंकड़ा साफ इशारा कर रहा है कि यूपी में कोरोना प्रबंधन ज्यादा मजबूत था, और इसी वजह से यहां पर इसका असर उतना बुरा नहीं हुआ जितना कि महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में हुआ। अब बात दिल्ली में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन की करेंगे। हम आपको एक साथ किसानों के विरोध प्रदर्शन की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर किसानों ने सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। किसानों का आरोप है कि विपक्ष भी संसद में किसानों की आवाज नहीं उठा रहा है। दूसरी तस्वीर किसानों की संसद की है, जो कि जंतर मंतर पर लगाई गई, और किसानों की संसद में 3 स्पीकर बनाए गए जिन्होंने अपनी राय रखी। तीसरी तस्वीर उस वक्त की है जब किसान जंतर मंतर पहुंचे थे, और इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। चौथी तस्वीर उस वक्त की है जब किसान बस से जंतर मंतर आ रहे थे, तो रास्ते में किसानों की बस बदल दी गई और उन्हें डीटीसी के जरिए जंतर मंतर लाया गया। पुलिस की माने तो ऐसा सुरक्षा को देखते हुए किया गया। वहीं 5वीं तस्वीर मथुरा की है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसान विकास भवन पहुंचे, और यहां पर विरोध करते हुए किसानों ने अधिकारियों को भी बंधक बना लिया।
दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद की अगुवाई मंडल दल ने की, जिसके बाद मंडल दल के 6 सदस्यों की कमेटी ने मीडिया से भी बात की और बताया कि आखिर क्यों किसानों ने संसद मार्च का आह्वान किया। मंडल दल के 6 सदस्यों की कमेटी ने बताया कि उनके मुद्दे चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष, कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार और विपक्ष कोई भी उनकी आवाज को संसद में नहीं उठा रहा है। यही वजह है कि ये लोग अपनी बात रखने के लिए जंतर मंतर पहुंचे और यहाँ पर इन लोगों ने सरकार के तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए सरकार से अपील की कि सरकार को जल्द से जल्द इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। किसानों का आरोप है कि किसानों ने जो शर्त पहले दिन सरकार के सामने रखी थी, उनकी शर्तें अब भी वही हैं, लेकिन सरकार बीच बीच में बातचीत को बदलती रही है, जो बेहद गलत बात है। क्या कहना था किसान नेताओं का, सुनिए। आज का कार्यक्रम ठीक रहा, शांतिपूर्ण तरीके से रहा और किसानों ने अपनी बात रखी। यहाँ पे रात में बोला कल दूसरे जत्थेबंदी के लोग आएंगे, कल दूसरे लोग आएंगे, अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। बातचीत हुई, फिर ये जब तक वो चलते रहेगी यहाँ पर अपनी बात लोग कहते रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का ये भी एक तरीका है। आगे का पता नहीं भाई, अभी तो जब तक पार्लियामेंट चलेगी, जब तक हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे, आगे का आंदोलन वहाँ पर धरना चल ही रहा है हमारा। इंग्लैंड की संसद में एक विषय पे चर्चा हो रही है, न्यूजीलैंड की संसद में उस पर चर्चा हो रही है, कनाडा की संसद में चर्चा हो रही है, और वो विषय क्या है? भारत का किसान आंदोलन। अब भारत की संसद में भी चर्चा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इतना अर्थ तो करने का हक बनता है अपनी संसद से। वैसे आमतौर पे मैं नहीं कहता इंग्लैंड से सीखो, अमेरिका से सीखो, पर क्या करें, वो बेचारे डिस्कस कर रहे हैं और हमारी संसद डिस्कस नहीं कर रही। तो हो सकता है यहाँ की आवाज गूंज पहुंची हो, 20 MP यहाँ पे आ भी गए थे, कईयों ने, दूसरों ने भी बात उठाई। हो सकता है हमारी संसद को इच्छा हो जाए कि इस देश के किसानों की अवस्था पे और किसान आंदोलन की मांग पे कायदे से चर्चा करें। और लखनऊ में कथित जासूसी के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया। राहुल गांधी की कथित जासूसी के आरोप में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता डालीबाग स्थित आवास से नारेबाजी करते हुए स्वास्थ्य भवन जा रहे थे। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद अजय लल्लू को पुलिस जीप में बैठाकर ले गए। कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस जीप के पीछे पीछे भागते दिखे। जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार का कहना है कि कोई जासूसी नहीं कराई गई है। वहीं इस मामले को लेकर लखनऊ में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की तो पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया। और अयोध्या में बसपा का चर्चित प्रबुद्ध समाज सम्मेलन शुक्रवार को आयोजित किया गया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा भी शुक्रवार को अयोध्या पहुंचेंगे और प्रबुद्ध समाज के लोगों से वार्ता के साथ ही वरिष्ठ संतों से भी मुलाकात करेंगे। बसपा नेता का हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन के बाद सरयू में दुग्धाभिषेक करने का भी कार्यक्रम है। दरअसल 2022 के चुनावों के मद्देनजर बसपा अपने खोए हुए जनाधार को ब्राह्मणों के जरिए साधने के प्रयास में है और प्रबुद्ध समाज सम्मेलन उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वो ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश में है और इसके लिए स्थानीय स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक के नेता संतों से मुलाकात कर कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास में है। बसपा इस सम्मेलन के जरिए फिर से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में है ताकि एक बार फिर से 15 साल पुराने समीकरण के जरिए अपनी चुनावी नैया को पार लगा सके। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, देश के जाने माने अधिवक्ता माननीय श्रद्धेय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी 23 तारीख को अयोध्या की इस महान और पवित्र भूमि पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दर्शन करके शक्ति और भक्ति के प्रतीक परम पूज्य बजरंगबली जी का दर्शन करके कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में जो समाज, हर समाज के ऊपर जो जुर्म जाती हो रही है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ एक बिगुल फूंकने की तैयारी है। पीएम मोदी 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर का
दौरा कर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे, जिसमें एटा में बना नया मेडिकल कॉलेज भी होगा। एटा मेडिकल कॉलेज का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हुआ है, जिसमें 60% हिस्सा केंद्र और 40% हिस्सा राज्य का है। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में कुल 21,684.83 लाख रुपए की लागत आई है और ये 25 एकड़ जमीन पर बना है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक अक्टूबर महीने से यहां 100 मेडिकल स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। अभी तक 17 फैकल्टी मेंबर नियुक्त हो चुके हैं, जिनमें से 13 ने ज्वाइन भी कर लिया है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए पुरानी फीस ही रखी गई है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के 3 डिपार्टमेंट, 3 लैब, 2 लेक्चर थिएटर और लाइब्रेरी का काम कंप्लीट है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कोरोना के गिने चुने मामले ही सामने आ रहे हैं। हालांकि अब भी तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए हर जिले के अस्पताल में तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन कानपुर के उर्सुला अस्पताल में तीसरी लहर की तैयारियां भगवान भरोसे हैं, क्योंकि अस्पताल में ना वेंटिलेटर, ऑपरेटर और एनेस्थेटिक जैसे ट्रेंड स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से आईसीयू और बच्चों के आईसीयू में जनरल स्टाफ और संविदा कर्मचारियों के भरोसे मरीजों की देखभाल की जा रही है। यही वजह है कि उर्सुला अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती के बावजूद गंभीर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल की सीएमएस का कहना है कि इस समस्या के बारे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को कई बार बताया जा चुका है, लेकिन अब तक उर्सुला अस्पताल में ट्रेंड स्टाफ की कमी बरकरार है। हमारा हॉस्पिटल बेसिकली नॉन कोविड है, फिर भी हमारे यहाँ 500 लीटर पर मिनट की क्षमता का एक ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुका है और 1000 लीटर पर मिनट की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट 28 से 1 के बीच में शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा हमारे यहाँ जैसे जो कोविड बच्चे हैं, जो कि उम्मीद है कि उसमें रहेंगे, अगर वो निगेटिव हो जाते हैं और उसके बाद उनको चिकित्सा की ज़रूरत होती है, तो हमारे यहाँ पर्याप्त चिकित्सक भी उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ पीकू भी 10 बेड का और टोटल हमारे पास 35 बेड बच्चों के अलग हैं। कानपुर में स्वास्थ्य महकमे की लाचारी को हम सब जानते हैं। उर्सुला अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं हैं, इसके लिए उर्सुला अस्पताल प्रशासन ने शासन को तमाम पत्र भी लिखे हैं। बावजूद इसके इन समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। ये तब है जब तीसरी वेव कोरोना की आने की बात कही जा रही है। ऐसे में शासन और प्रशासन को इन समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और इनका निराकरण जल्द से जल्द करा देना चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। खबर सहारनपुर से, जहां उफनाई नदी में 2 कार बह गईं। लोगों ने कैमरे में कैद कर ली कारों के बहने की तस्वीरें। शाकुंभरी नदी के बाढ़ से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। बादशाही बाग नदी की तेज धार में 2 कार बह गईं। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और खासकर अगर सहारनपुर की हम बात कर लें तो सहारनपुर के हालात जो हैं वो बहुत खराब हो रहे हैं, क्योंकि जो नदियां हैं वो पूरी तरीके से उफान पर हैं। ये देखिए, हम तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पानी का फ्लो है, यानी पानी की जो धार है वो बहुत तेज है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। उफनाई नदी में 2 कार बह गई। देखिए, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। बीच नदी में ये जो कार है वो फंसी हुई है। पानी की जो धार है वो बहुत तेज है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई इस कार को बचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद कार पूरी तरीके से बह गई। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाकों की जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, जिसकी तस्वीरें, जिसकी वानगी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सहारनपुर से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर उफनाई नदी में 2 गाड़ियां बह गई। यूपी में कई जिलों में लगातार होती बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं कई जगहों पर कुदरत कहर बरपा रही है। हम आपको एक साथ 3 तस्वीरों के जरिए ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात कितने खराब हो चुके हैं, किस तरीके से परेशानी बढ़ रही है। पहली तस्वीर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं,
ये झांसी की है, जहां पर अवैध खनन की वजह से पानी का तालाब इस कदर गहरा हो गया है कि वहां पर नहाने गए 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। दूसरी तस्वीर श्रावस्ती की है, जहां पर 3 दिन से जारी लगातार बारिश की वजह से एक घर गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त 6 लोग घर में मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के पहले ही ये लोग घर से बाहर निकल आए थे। वहीं तीसरी तस्वीर सीतापुर की है, जहां पर बांध में दरार दिखाई दे रही है, जो बड़े खतरे की आहट है। बावजूद इसके प्रशासन स्थानीय लोगों की कोई सुध नहीं ले रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन अगर इस तरह लापरवाह बना रहा तो यहां पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और ऐसे में 2 दर्जन से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से सरयू नदी उफान पर है और इसकी वजह से बाराबंकी के तटवर्ती इलाकों में कटान और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। साथ ही कटर और ठोकरों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि नदी के कटान को कम किया जा सके ताकि लोगों को बाढ़ के खतरे से बचाया जा सके। कानपुर की, जहां एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है और हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला सचेंडी इलाके के नेशनल हाईवे का है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार गलत दिशा से ओवरटेक करने की वजह से हादसे का शिकार हो गई। दरअसल कार का ड्राइवर गलत दिशा से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान उसने हाईवे पर किनारे पड़े टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार 3 लोगों को मामूली रूप से चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। हाईवे की ये तस्वीरें हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार ने एक खड़े हुए टेम्पो को टक्कर मार दी। मथुरा में कोरोना काल में हुई एक शादी का अजब गजब मामला सामने आया है, जहां पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत दूल्हा कम बाराती लेकर पहुंचा तो दुल्हन के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। मामला बढ़ा तो गांव के प्रधान ने पंचायत की और फिर इसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें मथुरा की एक शादी की है, जहां पर बारात पहुंची तो थी धूमधाम के साथ, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना यहां पर दूल्हे पर भारी पड़ गया। दरअसल कम बाराती लाने की वजह से लड़की के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया और इसकी वजह से दूल्हे के साथ साथ उसके घर वालों के चेहरे की रंगत भी उड़ गई। राया इलाके के तेहरा गांव में आई बारात की खुशियां मायूसी में तब्दील हो गई। लाख कोशिश के बाद भी लड़की के घर वाले नहीं माने तो बारातियों को गांव के दूसरे लोगों के घर खाना खाना पड़ा और फिर दूसरे दिन ग्राम प्रधान ने पंचायत बुला ली, जहां पर तय किया गया कि दूल्हे की शादी गांव की दूसरी लड़की से कर दी जाए। और इसके बाद होना क्या था, दूल्हे राजा की चट मंगनी और पटब्याह की रवायत पूरी कर ली गई और बारात दुल्हन लेकर ही गांव से वापस लौटी। कारणवश लड़की पक्ष ने शादी करने की इनकार कर दी। उसके बाद कुछ तेहरा वासी, कुछ हम सोगरवार वासी उनकी शर्म में शामिल होते हुए और हमने अपने गांव की लड़की सोगरवार की। ये वाकया वाकई बेहद अनोखा था, जहां पर कम बाराती लाने की वजह से जहां पर एक लड़की के घर वालों ने शादी से ही इनकार कर दिया और बारात को खाली हाथ वापस लौटा दिया, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान और गांव के दूसरे लोगों की रजामंदी से दूल्हे की शादी दूसरी लड़की से करा दी गई और बारात को खुशी खुशी गांव से विदा किया गया। मथुरा से अनिल सारस्वत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।